हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पॉलिटी यानी 10th क्लास के राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और ये कुल 60 मार्क्स का है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में हाईएस्ट 24 मार्क्स 23 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछता है, यानी 30% आपके इस भाग से पूछा जाता है, यानी इस पार्ट से आपका राजनीति के पार्ट से पूछा जाता है। 4th पार्ट है इसके, आपके सोशल साइंस है, उसमें एक पार्ट राजनीति है, उसमें 30 मार्क्स 30% आपका ये पूछा जाता है। पिछले साल चेक किया था वो 24% कैसा पूछा है, और इस बार जो आपका इंटरनेट पर जारी किया गया है उसमें भी 24 मार्क्स का ही आपका राजनीति पूछा गया है। लेकिन मैं यहाँ 60 मार्क्स का डिस्कस कर रहा हूँ, तो और आपके लिए अच्छा ही है, बेहतर है, और सबको देखते चलेंगे और साथ में सभी का आंसर को आप मिलाएंगे। और इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, सत्ता के साझेदारी का अर्थ क्या है? तो इसका सिंपल आंसर है लोकतांत्रिक प्रणाली को लागू करना, यही इसका सिंपल आंसर है। आगे आपका दूसरा क्वेश्चन, लोकसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है? तो फिलहाल ये क्या है, 33% की मांग की गई है। ठीक है, अब आगे आपका क्वेश्चन है, आपका 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी क्या थी? ये कहना था 10% भागीदारी थी। आगे आपका है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता यानी पावर एक दूसरे में साझा किया जाए, ये क्यों जरूरी है? तो ये क्या है, विवादों को सुलझाता है, यानी एक दूसरे धर्म जो विवाद है उसको सुलझाता है, जाति के आधार पर जो विवाद है तो उसको सुलझाता है। उसके बाद सत्ता पर नियंत्रण, कि जो पावर क्या होता है, बटा होता है, तो सत्ता का नियंत्रण आसानी से, इन पावर पर नियंत्रण आसानी से हो पाता है। इसके बाद सामूहिक निर्णय, इसमें क्या होता है कि सभी लोग साथ में मिलकर निर्णय लेते हैं, जिससे क्या होती है, विवाद होने की कम संभावना बनी रहती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बेल्जियम का सामाजिक विभाजन किस आधार पर था? तो हम जानते हैं बेल्जियम के दो भाग थे, डच और फ्रेंच, और डच भाषी लोग, डच लोग 59% थे, वो ज़्यादा थे, और वो डच बोलते थे, और फ्रांसीसी वो क्या थे, वो 40% के आसपास थे, वो क्या अपना फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो वहाँ पर विभाजन का कारण था, वहाँ पे भाषा क्या था, भाषा। इसके बाद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो भारत को 1976 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद फ्रेंच भाषी समुदाय बेल्जियम के किस हिस्से में रहते हैं? ये आपके दक्षिणी हिस्से में रहते थे। आगे है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव में भी डाला है, और मैंने पूछा धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप उनका भी आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इसमें कहता है, और ऑप्शन है, कोई धर्म नहीं होगा, केवल हिंदू धर्म की मान्यता मिलेगा, केवल इस्लाम को। लेकिन इसका मतलब ये है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्म समान है, यानी बेसिकली भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक फिक्स धर्म नहीं है, यानी कोई फिक्स किया ही नहीं गया है, और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है, और आपके ऊपर छोड़ा गया आप किस धर्म को फॉलो करते हैं। आप किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। आगे, सत्ता की साझेदारी किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत बनाती है? ये क्या, असंतोष को रोकती है, यानी क्या है, लोग बीच का जो असंतोष पैदा है उसको रोक देती है, तनाव वगैरह को रोकती है। अविविधताओं को स्वीकार करती है, यानी अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग को क्या सत्ता में साझेदारी का मौका मिलता है। इसके बाद इसमें लोगों की भागीदारी भी रहती है, यानी इसका ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। आपका क्वेश्चन है अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष को घोषित किया गया है? ये क्या, 1975, इसको याद कर रखेंगे। आगे, बेल्जियम में बहुसंख्यक समुदाय कौन था? ये क्या था, डच 59% था, ये क्या है, डच। और बेल्जियम में भाषा के आधार पर क्या सामाजिक विभाजन हुआ था। भारत में किसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं? यानी सत्ता को बड़े लेवल से छोटे लेवल पर लाना, यानी क्या, पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था। 73वें संशोधन में यही नहीं किया गया था, पंचायती राज को मान्यता दी गई थी। आगे है, सांप्रदायिकता का तात्पर्य क्या है? यानी सांप्रदायिकता का मतलब क्या है?
धर्मनिरपेक्ष का पालन बिल्कुल नहीं। धर्म के आधार पर विभाजन, यानी समाज में धर्म के आधार पर क्या है, विभाजन को ही क्या है बोलते हैं, सांप्रदायिकता। और भारत में ये थोड़ा सांप्रदायिकता की मीटर ज्यादा होते रहते हैं। आगे है सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए क्यों खतरनाक है, यानी समाज में विभाजन धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर विभाजन समाज में क्यों खतरनाक है? क्या है, लोगों को बांट देता है जिससे समाज टूट जाता है, सत्ता को कमजोर करता है, यानी पावर में जो फैसले लिए जाते हैं वो कमजोर हो जाएंगे। आगे निर्णय लेने में बाधा बनता है, यानी जो फैसले लिए जाते हैं उसमें बहुत ही बाधा उत्पन्न होती है, यानी रुकावट बहुत ज्यादा होती है, यानी क्या उपरोक्त सभी नहीं हो जाएंगे। इसमें ये तीनों कारक जो है लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के खतरनाक कारण हो सकते हैं। ठीक, आगे है सांप्रदायिकता का एक बड़ा दुष्परिणाम है। और मैंने यहाँ पे शब्दों का कुछ हेर फेर किया। यहाँ पे क्वेश्चन आपके गाइड में रहता है कुपरिणाम, मैंने यहाँ पे दुष्परिणाम किया है। ये कहता सामाजिक एकता का टूटना, यानी समाज में क्या एकता टूट जाता है, यही क्या सांप्रदायिकता का एक दुष्परिणाम है। यानी धर्म के आधार पर टूटेगा, जाति के आधार पर टूटेगा, ज्यादातर इसमें सांप्रदायिकता में धर्म के आधार पर ही टूटता है। आगे भारत में सत्ता के 3 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। मैंने बार बार पढ़ा है, राज्य व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम करते कानून का बनाना, कानून बनाती है और ये लागू करती है और ये इसकी रक्षा करती है। और ये दोनों में, विधायिका और कार्यपालिका में सबसे ऊपर ये न्यायपालिका होती है। और लोकतंत्र में ये सबसे ऊपर है, ये लोकतंत्र और बेहतर चलेगा। लोकतंत्र सबसे, यानी न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र रखा जाए, तभी क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था और बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगी। आगे सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता का बंटवारा हो, इसका पर्पस, मेन पर्पस क्या है? सामूहिक निर्णय, यानी सभी लोग मिलकर निर्णय ले, इसका विरोध क्या है? कम। अगर सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे तो क्या विरोध बहुत ही कम होगा। और समानता बनाए रखना, यानी बात इसमें क्या है, सभी हो जाएंगे, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, यानी आर्थिक आधार पर, यानी पैसे के आधार पर, सामाजिक भेदभाव, समाज में क्या छोटा बड़ा जात के आधार पर होता है, प्लस शैक्षणिक असमानता, जैसे पढ़ाई लिखे, शैक्षिक असमानता यानी पढ़ाई लिखे के आधार पर, यानी इसमें क्या उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आगे आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कथा सामाजिक एकता को बनाए रखती है बिल्कुल, और न्याय को रोकती है बिल्कुल। आगे विविधता को क्या है, विविधता का सम्मान करने के लिए, और क्या उपरोक्त सभी हो गए। ठीक है, अब आगे आपका क्वेश्चन है, भारत में संविधान किस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करता है, परिभाषित करता है? ये क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, यानी आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपके धर्मनिरपेक्षता के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, यानी आर्टिकल दिए गए। या सभी धर्म को समान नजर से देखा जाता है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी, ये धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने वाले ये शब्द है। आगे महिलाओं को संसद में आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, यानी जहां संसद भवन में महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया जाए? देने का कारण क्या है? समानता के लिए दिया जाए बिल्कुल, निर्णय की क्षमता के लिए बिल्कुल, आगे प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखे, यानी इन सभी बातों के लिए क्या है, महिलाओं को संसद में आरक्षण दिया जाना चाहिए। आगे है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है। इसमें थोड़ा विवाद है। अगर अभी करंट अफेयर में देखा जाए तो 90 करोड़ प्लस भारत में वोट देने वाले लोग हैं। लेकिन आपके किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ आपके लास्ट चैप्टर में, उसमें 71 करोड़। तो आप इसको देखेंगे क्या इसमें बेहतर रहेगा। मेरा मानना है कि आप जो बुक में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ही चला जाए, और मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक, आगे है सत्ता के बंटवारा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यानी एकाधिकार को समाप्त कर देना है, यानी किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, यानी किसी की मनमानी को नहीं चलने दिया जाएगा, पावर को बांटा जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच। आगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? वैसे इसमें आपका
संविधान में संशोधन हुए थे आपका संविधान संशोधन आपका 73वां संशोधन हुआ था, ठीक। उसमें इसका जिक्र किया गया था और इसमें बलवंत राय मेहता समिति आपने पढ़ा था, बलवंत राय मेहता समिति, उसी में इसका जिक्र किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के, ठीक। तो इससे कहता है ग्राम पंचायत को इसमें 1992 में संवैधानिक दी गई थी और भारत में लागू कब की गई थी, तो लागू ये आपके 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को की गई थी और 24 अप्रैल को क्या है आपको क्या है पंचायती राज व्यवस्था दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा आपका 1993 ईस्वी, क्या है 1993 ईस्वी, ठीक है। देखिए प्रस्ताव आपके कब डाला गया था, 91 में। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग आप चाहे तो यहाँ जाइए, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका ये होगा आपका, ठीक। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक। और मान्यता मिली थी 92 में। इस बात को याद रखना, तो इसका आंसर 1993 होगा, ठीक। इसको देख लेंगे, ठीक। आगे आपका पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, तो ये क्या होता है अध्यक्ष, क्या होता है अध्यक्ष, इसको अच्छे से याद करेंगे। आगे है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, क्या है ग्राम पंचायत, और 74th क्या है आपका नगर पालिका के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है भारत में संघीय शासन की प्रमुख विशेषता क्या है, शक्तियों का विभाजन, शक्ति 3 में बढ़ते, सत्ता केंद्र राज्य और स्थानीय गवर्नमेंट, तो शक्ति को विभाजन यहाँ पर हो जाता है, कुछ पावर केंद्र को कुछ राज्य को दिया जाता है। इसके बाद ग्राम सभा, क्या है ग्राम सभा गठन किन स्तरों पर होता है, ये क्या है गांव से लोगों को ग्राम सभा गठन किया जाता है। आगे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद कितना 395, अगर गिनती से गिनेंगे तो ये क्या है ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ऐसे 395 आर्टिकल है। आगे है सत्ता का विकेंद्रीकरण किस स्तर पर होता है, सत्ता को सीधे छोटे लेवल पर लाया गया ग्राम स्तर पर रहता है, ऐसे सबसे ऊपर होता है केंद्र राज्य है ना, उसमें जिला आते हैं, उसका सबसे नीचे है ग्राम। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी सत्ता को यानी पावर को छोटे लेवल पर लाया जाए। आगे आपका भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो जानते हैं 26 जनवरी 1950, इसलिए हम लोग 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, ठंडा फहराते हैं उस दिन। आगे संविधान सभा का गठन कब हुआ, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो 1946 में, और इसके प्रमुख लीडर कौन थे आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, अब जानते हैं 22, कितने 22 भाषाओं की क्या है मान्यता, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे आपका पंचायत को कौन नियंत्रित करता है, यानी ये राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार इसको नियंत्रित करती, ठीक है करता है। आगे है निम्नलिखित में से किसे बहुदलीय व्यवस्था नहीं माना जाएगा, क्या है ब्रिटेन को नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, यानी भारत में फिलहाल में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो जानते हैं भारत में 6 है, याद रखिए। पहला है आम आदमी पार्टी आप, दूसरा है कांग्रेस INC, ठीक, भाजपा BJP, और उसके बाद है नेशनल पीपल पार्टी NPP, आगे आपका कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट CPICM, और एक है बहुजन समाज बहुजन पार्टी BSP, ठीक। ये 6 पार्टी आपके राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ठीक। वैसे टोटल इंडिया में 700 के करीब कुछ 700 कुछ पार्टियां एग्जिस्ट करती है, लेकिन 6 को ही क्या है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी गई है। आपका क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे, आपको अच्छे से याद है वनों की सुरक्षा के लिए। आगे राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, कितना आपके 250, 238 के लिए वोट होता है, 12 राष्ट्रपति के द्वारा क्या है निर्वाचित किए, यानी राष्ट्रपति द्वारा ही लाया जाता है। आगे है बहुदलीय प्रणाली किस देश में प्रचलित है, यानी क्या भारत में ये बहुत ही प्रचलित है, ठीक। चीन में एक दलीय है, यहाँ पर भी तानाशाही है। आगे भारतीय संविधान का निर्माण किन संस्था ने किया, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, यानी क्या है संविधान सभा, कितना संविधान सभा ने, लोकसभा तक को देश आजाद होने के बाद आया
राज्यसभा, इसके बाद राष्ट्रपति, देश आज़ाद होने के बाद। तो देश आज़ाद होने से पहले संविधान सभा का गठन हो चुका था 1946 ईस्वी में, और इसके लीडर थे भीमराव अंबेडकर। ठीक, आगे है लोकतंत्र में विपक्षी दलों का भूमिका क्या होती है। ठीक, एक आलोचना करना, यानी सरकार के बुरे कामों को, गलत कामों की आलोचना करना। आगे आपातकाल कब लागू किया गया था, तो कब 1975 ईस्वी में, और किसके द्वारा आप जानते हैं, इंदिरा गांधी द्वारा। किसके, इंदिरा गांधी के द्वारा। और किस आंदोलन का प्रभाव था, छात्र आंदोलन का प्रभाव था। आइए देखते हैं लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक का मतलब लोगों का नेता। आगे आपका है बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई, जयप्रकाश नारायण। इसका परिणाम क्या हुआ, 1955 में क्या देश में आपातकाल लागू हो गया। आगे है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का गठन कब हुआ था। ये जनता दल से टूटकर बनी थी राष्ट्रीय जनता दल, और इसके गठन 1997 ईस्वी में हुई थी, और ये लालू यादव की पार्टी है। ठीक, आगे चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तब कब, 1950। चुनाव आयोग यानी जो भारत में चुनाव को कराती है। आगे है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो कहें सबसे पहला चुनाव कब हुआ था, 1991 से 1992 ईस्वी में हुआ था। वैसे अगर ऑप्शन दे, अगर 92 का नहीं दे तो आप टिक कीजिएगा 92 में। ठीक, आगे भारतीय लोकतंत्र की मुख्य चुनौती क्या है, गरीबी है, यहाँ पर जातिवाद बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो क्या इनमें सभी हो जाएगा। आपको ये मालूम है भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु आपको अच्छे से मालूम 18 वर्ष है। आगे लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, आपको अच्छे से याद है, अब्राहम लिंकन। आगे लोकतांत्रिक शासन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, ये लोकतांत्रिक शासन क्या हमें देती है, यह समानता का अधिकार देती है, आर्टिकल 19, शिक्षा का अधिकार देती है, और हमें वोट देने का अधिकार देती है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था की उपलब्धि है। तानाशाही और राजशाही में ऐसी उपलब्धि, ऐसी सुविधा हमें नहीं मिलती है। आगे लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, नागरिकों की सहभागिता पर। क्या है, नागरिकों की सहभागिता पर। लोकतंत्र में नागरिक भाग लेंगे तो लोकतंत्र की सफलता और अच्छी तरह से उस पर निर्भर करती है, और लोकतंत्र ही सफल होगा। आगे भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती कौन है, आर्थिक असमानता। अन्य भारत में 5% लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा और बाकी का पैसा नहीं है, यह आर्थिक असमानता है। उसका बेरोजगारी, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ही बड़े लेवल पर है। और क्या है, शिक्षा की कमी, यानी यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के शिक्षा की बहुत ही ज्यादा ही कमी है। आगे है 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, कितनी है, 10% थी। ठीक, आगे है किस लोकतंत्र, यानी किस लोकतंत्र को जननी लोकतंत्र कहा गया है, यानी भारत, और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। अब आगे आपका क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन देखिए इसमें अब यहाँ 1 से 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, और मैं फिलहाल आपका जितने भी पॉलिटी के 5 चैप्टर है, चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड द्वारा 2021 से 24 तक, 2011 से 2024 तक, उन सभी क्वेश्चनों का मैं चैप्टर वाइज आपको आंसर करवा रहा हूँ, लघु उत्तरीय का और दीर्घ उत्तरीय का। तो मैंने फिलहाल एक चैप्टर का डाल दिया है, और मैं सभी चैप्टर का आंसर जो बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो मैं इन क्वेश्चनों का आंसर उसी में आपको दे दूंगा। ठीक, और वहीं से आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए, तो मैं मिलता हूँ इन दीर्घोत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लेकर। तब तक आप इस प्रश्नों का उत्तर देखेंगे और इसको याद रखेंगे, और ये संभावित प्रश्न हैं जो आपके 2025 के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और इसको बार बार पढ़ेंगे ताकि आप इसका वर्ड स्ट्रोक कर पाएंगे अपने माइंड में। तब आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिख आसानी से पाएंगे, और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे लिखकर, तब आपको ये सब याद रहेंगे, और 30% आपका इससे मार्क्स आ जाएगा
लगभग 24% के आसपास, 24 नंबर, 32 नंबर, 22 नंबर आपके इससे आ जाएंगे। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसको लाइक कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली